हिस्ट्री कलेक्शन फॉर्मेट इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करने का क्या फॉर्मेट होता है। सो फर्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन डेटा। आइडेंटिफिकेशन डेटा के अंदर हम ये सब चीज़ें चेक करते हैं। फर्स्ट वन, पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट की एज कितनी है, देन उसका जेंडर, उसका सेक्स क्या है, देन उसके फादर या फिर स्पाउस जो कि हस्बैंड भी हो सकता है या फिर वाइफ भी हो सकती है, उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। फिर पेशेंट का एड्रेस, उसके बाद पेशेंट की एजुकेशन क्या है, जैसे कि पेशेंट अगर 12th क्लियर किया हुआ है या पेशेंट ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है वो हम लिखेंगे। उसके बाद पेशेंट का क्या ऑक्यूपेशन है, क्या काम करता है पेशेंट, फार्मर है या टेलरिंग का उसका काम है या बिज़नेस है, जो भी पेशेंट काम करता है उसका ऑक्यूपेशन में हम लिखेंगे। उसके बाद पेशेंट की इनकम, मंथली इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है, वो लिखेंगे। उसके बाद पेशेंट का मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस क्या है, पेशेंट मैरिड है या फिर अनमैरिड है। उसके बाद उसका पेशेंट का रिलीजन क्या है, किस रिलीजन से पेशेंट बिलोंग करता है। उसके बाद इन्फॉर्मेंट, मतलब कि जो पेशेंट के बारे में जानकारी दे रहा है, वो पेशेंट खुद भी हो सकता है और पेशेंट का कोई रिलेटिव, केयर गिवर, जैसे कि उसकी मदर, उसके फादर, उसकी वाइफ, उसकी सिस्टर, ब्रदर, कोई भी हो सकता है। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में मतलब जो भी हमें पेशेंट से इन्फॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है, वो सही है या नहीं है, मतलब रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है, वो हम इसमें लिखेंगे। तो ये है आइडेंटिफिकेशन डेटा। उसके बाद है प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स। तो प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स में हम पेशेंट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो कंप्लेंट्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट एडमिट हुआ है, उसके बारे में लिखेंगे कि कब से स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स और होने लगी। तो क्रोनोलॉजिकल मैनर में, यानी शुरू से लेके पहली, दूसरी, तीसरी क्या जो भी प्रॉब्लम होती रही हैं वो हम लिखेंगे, पेशेंट की कंप्लेंट्स लिखेंगे, पेशेंट की भाषा में, पेशेंट के शब्दों में, और इन्फॉर्मेंट जो कि पेशेंट के बारे में जानकारी दे रहा है उसके शब्दों में। फिर आता है थर्ड पॉइंट जो है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में फर्स्ट वन है ड्यूरेशन, यानी कि जो प्रेजेंट इलनेस है, जो भी पेशेंट को डिज़ीज़ है या दिक्कत है, उसकी क्या हिस्ट्री है, यानी कि उसकी ड्यूरेशन वो कितने टाइम से है, कितने दिनों से है, कितने हफ्तों से है, महीनों से है या फिर सालों से है। उसके बाद है मोड ऑफ ऑनसेट। तो मोड ऑफ ऑनसेट में अक्यूट, अब्रप्ट, सब अक्यूट और इंसिडियस ये आ सकता है। उसके बाद हम लिखेंगे कोर्स, कितने जो कोर्स है इलनेस का या डिज़ीज़ कंडीशन का वो कैसा है, कंटिन्यूस है, यानी कि अगर 1 साल से पेशेंट को कोई बीमारी है तो वो 1 साल से लगातार है, या फिर कभी उसके सिम्टम्स आते हैं कभी चले जाते हैं, कुछ इस तरीके से एपिसोडिक है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। इस तरीके से जो भी हम देख पा रहे हैं पेशेंट के अंदर वो हम लिखेंगे। फिर हम पेशेंट के जो इलनेस है उसकी इंटेंसिटी देखेंगे कि जब से जो दिक्कत है पेशेंट को स्टार्ट हुई है तब से जो उसकी सीरियसनेस है इलनेस की वो सेम रही है, यानी कि जो सिम्टम्स हैं वो सेम रहे हैं, या फिर बढ़ा है सिम्टम्स के साथ साथ, यानी पहले 1 सिम्टम्स था, फिर 2 हुए, 3 हुए, बढ़ते चले गए हैं, या फिर घटते चले गए हैं, डिक्रीज़ होते रहे हैं, वो हम लिखेंगे इंटेंसिटी में। उसके बाद हम लिखेंगे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से किसी भी इलनेस की सीवियरिटी बढ़ती है, अगर वो प्रेजेंट हैं तो लिखेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज़ वी कैन राइट नो। उसके बाद हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जो भी पेशेंट है उसकी जो प्रेजेंट इलनेस है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, पेशेंट का कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है, कोई पेशेंट को
बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या पेशेंट के थॉट, स्पीच या मूड से रिलेटेड या परसेप्शन से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मेलिटी अगर हमें मिलती है तो हम उसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं 4th पॉइंट पे, जो कि है ट्रीटमेंट हिस्ट्री। तो ट्रीटमेंट हिस्ट्री के बारे में हम पेशेंट के फाइल में से देख के लिख सकते हैं या पेशेंट के जो साथ में उसके केयर गिवर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ ड्रग्स। तो ड्रग्स में कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं जो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज़ आ रही हैं, ठीक है, वो हम लिखेंगे। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम में हम ये सेक्शंस डिवाइड करेंगे, जैसे कि नेम ऑफ द ड्रग, फिर डोज कितनी है उस ड्रग की, रूट क्या है उसका, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इस तरीके से हम बनाएंगे एक टेबल, उसमें हम मेंशन करेंगे। उसके बाद ECT यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अगर ECT का ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा है, ECT थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है पेशेंट को दी जा रही है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद साइकोथेरेपी, किसी भी तरीके की साइकोथेरेपी जैसे कि बिहेवियर थेरेपी है या फिर कॉग्निटिव थेरेपी है या किसी भी तरीके की साइकोथेरेपी अगर दी जा रही है पेशेंट को, तो उसके बारे में लिखेंगे डिटेल्स। उसके बाद फैमिली थेरेपी यदि दी जा रही है तो लिखेंगे उसके बारे में, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे। उसके बाद रिहैबिलिटेशन, कोई भी रिहैबिलिटेशन की सुविधाएं या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग है पेशेंट को अगर दी जा रही है तो उसके बारे में डिटेल्स लिखेंगे, नहीं तो रहने देंगे। फिर ट्रीटमेंट हिस्ट्री के बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट है, जो कि पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री। तो इसमें पेशेंट के पास्ट में जो भी साइकेट्रिक हिस्ट्री है या फिर मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में हम डिटेल्स लिखेंगे। सो इसमें पहला है नंबर ऑफ़ प्रीवियस एपिसोड्स या फिर हॉस्पिटलाइजेशन इन मेंटल हेल्थ केयर सेटिंग। तो जो भी प्रेजेंट इलनेस है पेशेंट की, उसके कोई भी प्रीवियस एपिसोड्स, जैसे कि 3 साल पहले, 10 साल पहले, कभी भी उसके पास्ट में अगर ऐसा हुआ है, ये इलनेस कभी रह चुकी है, तो उसके बारे में लिखेंगे। यदि पेशेंट का किसी भी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, तो उसके बारे में हम लिखेंगे, जानकारी लिखेंगे। उसके बाद इनकम्प्लीट या फिर कंप्लीट रेमिशन, लास्ट किसी भी हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट था उसका कंप्लीट वो ठीक हो गया था या फिर पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हुआ था, वो हम लिखेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ईच एपिसोड, जो भी एपिसोड है या सिम्टम्स की टाइमिंग है वो कितने टाइम तक रहती है, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, जितने भी टाइम तक रहती है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लिखेंगे ट्रीटमेंट डिटेल्स और एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट्स इफ़ एनी। अगर पेशेंट के पास पुरानी हॉस्पिटल की कोई भी ट्रीटमेंट की डिटेल्स हैं या उससे रिलेटेड कभी कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो पेशेंट को, तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट आउटकम, यानी कि जो पेशेंट पास्ट में ट्रीटमेंट ले चुका है उसका क्या इफ़ेक्ट था, क्या आउटकम था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था, हम लिखेंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एनी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स इफ़ प्रेजेंट, पुराने में भी पास्ट में भी यदि कोई ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से पेशेंट की जो डिज़ीज़ कंडीशन है, इलनेस है, वो बढ़ी है, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। उसके बाद आता है सब्सटेंस यूज़ डिटेल्स, किसी भी तरीके का सब्सटेंस, कोई भी ड्रग्स वगैरह यदि पेशेंट यूज़ करता है, अब्यूज़ करता है उसकी, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जिकल प्रोसीजर्स, एक्सीडेंट्स, हेड इंजरी, कन्वर्जन्स, अनकॉन्शियसनेस, डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन, CAD, HIV, कोई भी इस प्रकार की यदि हिस्ट्री पेशेंट के पास्ट में प्रेजेंट है तो वो हम स्पेसिफाई करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा
फैमिली हिस्ट्री। सो फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में सबसे पहले हम पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, 1 बाय 1 करके। हेड से शुरुआत करेंगे, फैमिली का हेड कौन है, और फिर उसके बाद सारे मेंबर्स का हम डिटेल्स में लिखेंगे। जैसे कि हम पेशेंट का फर्स्ट वाले कॉलम में पेशेंट का नाम लिखेंगे, फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या एज है उनकी, क्या एजुकेशन है, यदि पढ़े लिखे हैं तो हम एजुकेशन उनकी लिखेंगे। ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं, प्रत्येक फैमिली मेम्बर परिवार का कोई ना कोई काम करता है तो हम उसके बारे में लिखेंगे, और अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो हम स्टडी भी लिख सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप विद पेशेंट के साथ उसका क्या नाता है, सपोज़ वाइफ है या मदर है या फादर है, जो भी है हम वो लिखेंगे। उसके बाद फैमिली मेम्बर का हेल्थ स्टेटस क्या है, क्या वे हेल्दी हैं तो हम हेल्दी लिखेंगे, यदि वे अनहेल्दी हैं तो हम अनहेल्दी लिखेंगे। उसके बाद टेबल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है जीनोग्राम मतलब कि फैमिली ट्री। आप साइड में देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फैमिली ट्री बनाया है, जिसमें सर्कल है, फीमेल को सर्कल से डिनोट करते हैं, और अगर मेल है तो स्क्वायर से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से आप फैमिली ट्री बना सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ एंड उनके जो बेबी है, ठीक है, उनका जो भी बच्चे हैं उनके बारे में आप डिटेल्स लिखोगे। और फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर के नीचे, जैसे कि सर्कल है या फीमेल है तो उसके नीचे उसका नाम लिखोगे और उसकी एज लिखोगे क्या है। फिर उसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पेरीनेटल हिस्ट्री। ठीक है, पेरीनेटल हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री आ जाएंगी, एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। तो एंटीनेटल टाइम पे यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या मदर की कंडीशन थी, मैटरनल इन्फेक्शंस तो नहीं थे किसी प्रकार के, चेकअप्स कैसे थे, उसकी डिटेल्स लिखेंगे। फिर इंट्रानेटल पीरियड में यानी कि जो डिलीवरी का टाइम था, वो डिलीवरी जो हुई है पेशेंट की नॉर्मल हुई है या सिजेरियन है या किसी और प्रकार की डिलीवरी है, उसके कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद बर्थ किस तरीके से है पेशेंट का, यानी कि पूरे टर्म 9 महीने में हुआ है या पहले हो गया, जैसे कि 7 महीने पर ही हो गया, या फिर 9 महीने के बाद पोस्ट मैच्योर बेबी है तो वो लिखेंगे हम। फिर बर्थ क्राई, एकदम से पैदा होते ही बच्चा रोया था या काफ़ी देर बाद रोया था, इमीडिएट या डिलेड। उसके बाद हम बर्थ डिफेक्ट्स लिखेंगे। फिर पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन, डिलीवरी के बाद यदि माता को किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आए हैं तो उसके बारे में हम डिटेल्स लिखेंगे। फिर आता है बी सेक्शन, जिसमें है चाइल्डहुड हिस्ट्री में फर्स्ट है प्राइमरी केयर गिवर। बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी देखभाल जिसने करी, सबसे पहली देखभाल वो कौन था, मदर थी, यदि मदर नहीं है तो फादर है या ग्रैंड मदर है, कोई भी जो फैमिली मेम्बर है जो प्राइमरी केयर गिवर है उसके बारे में लिखेंगे। फिर फीडिंग, बच्चे को किस प्रकार का फीड दिया जाता था, ब्रेस्ट फीडिंग था या कोई आर्टिफिशियल तरीके से फीडिंग दी थी। फिर एज एट वीनिंग, कब उसने बच्चे ने जो ह्यूमन फूड है वो खाना स्टार्ट किया, ठीक है, यूजुअली 6 मंथ के बाद होता है। फिर उसके बाद डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कैसे थे, नॉर्मल थे या डिलेड थे। उसके बाद हम लिखेंगे बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, जो कि थंब सकिंग, छोटे बच्चों को अपना थंब सक करने की आदत होती है या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आदत होती है, कुछ बच्चों को नेल बाइटिंग करने की आदत है। तो इस प्रकार की कोई भी बिहेवियर से रिलेटेड या इमोशंस से रिलेटेड इमोशनल प्रॉब्लम है तो हम उसको स्पेसिफाई करेंगे और लिखेंगे। फिर आता है इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यदि बचपन में किसी भी प्रकार की इलनेस या डिजीज़ पेशेंट को हुई है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन है या सीजर्स है, एपिलेप्सी या माल न्यूट्रिशन, किसी भी प्रकार की इलनेस है तो हम उसको लिखेंगे।
अब फिर उसके बाद आता है एजुकेशनल हिस्ट्री। एजुकेशनल हिस्ट्री में फर्स्ट वन है एज एट बिगनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। स्कूल में कब एडमिशन हुआ, फॉर्मल एजुकेशन जब स्टार्ट हुई, जिस उम्र में स्टार्ट हुई वो हम लिखेंगे। उसके बाद पेशेंट का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस था वो कैसा था, गुड था, पुअर था, एवरेज था, जिस भी तरीके से था हम पेशेंट से पूछ के या उसके केयर गिवर से पूछ के लिख सकते हैं। फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स है पेशेंट के पास, जैसे बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है या डांस करता है या कोई भी अन्य प्रकार का एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट है तो हम लिखेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप विद पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ, सहभागियों के साथ और टीचर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है पेशेंट का, कैसा रिलेशनशिप था वो हम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद सोशल फोबिया, किसी प्रकार का सोशल फोबिया तो नहीं है। कंडक्ट डिसऑर्डर, जैसे कि स्टीलिंग, चोरी करने की आदत तो नहीं थी बच्चे को। उसके बाद यदि पढ़ाई से टर्मिनेट हुआ है बच्चा तो उसका क्या रीज़न है, पेशेंट अगर अपने पास्ट में पढ़ाई से टर्मिनेट हो गया था तो उसका क्या रीज़न था, तो वो हम स्पेसिफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे नेक्स्ट है जो कि प्ले हिस्ट्री। बचपन में अगर कोई स्पेशल गेम्स वगैरह खेले हैं, किसी गेम में अव्वल आया है, बहुत अच्छा खेला है, तो वो हम लिखेंगे, जैसे कि फुटबॉल है, टेनिस है या कुछ और है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप विद प्लेमेट्स, जिनके साथ खेलता था पेशेंट, उसके साथ उसकी कैसी रिलेशनशिप्स थी। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे इमोशनल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग अडोलेसेंस। अडोलेसेंस के टाइम पे किसी भी प्रकार का यदि इमोशनल प्रॉब्लम हुई है पेशेंट को तो वो हम लिखेंगे, जैसे कि रनिंग अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाना, या फिर छोटी उम्र में 18 साल की उम्र से पहले किसी भी प्रकार का क्राइम करना, चोरी करना या स्मोकिंग करना, कोई भी ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करना, या और भी इस तरीके की कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम है किशोरावस्था के टाइम पे तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में हम फर्स्ट है एज एट अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी जो प्यूबर्टी है तो प्यूबर्टी पेशेंट को कब आई, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कब आए हैं, वो उसकी उम्र लिखेंगे। उसके बाद एंजाइटी रिलेटेड टू प्यूबर्टी चेंजेस, मेल और फीमेल में जब भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो थोड़ी बहुत एंजाइटी कॉमन है, लेकिन बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो हम लिखेंगे। फिर एज एट मिनार्के, फीमेल्स में जो पीरियड की जब स्टार्टिंग होती है, जब शुरू में जब किसी भी फीमेल को पहली बार पीरियड्स आते हैं उसको मिनार्क बोलते हैं। तो फीमेल में कब हुई, 12 से 13 साल की उम्र नॉर्मल होती है, तो वो हम पेशेंट से पूछ के लिख सकते हैं। उसके बाद रेगुलरिटी ऑफ साइकिल्स, रेगुलर पीरियड्स होते हैं या फिर कुछ काफ़ी ड्यूरेशन के बाद होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, फ़्लो कैसा है, हैवी फ़्लो है, नॉर्मल फ़्लो है, वो हम लिखेंगे। उसके बाद कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ तो प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि डिसमेनोरिया है या फिर एमेनोरिया है, कुछ भी इस तरीके की अगर प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे। उसके बाद है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ये हम फीमेल्स में लेंगे, मेल पेशेंट है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फीमेल पेशेंट है तो फीमेल पेशेंट भी में लिखेंगे हम। यदि पेशेंट मैरिड है और उसको हिस्ट्री है प्रेगनेंसी की, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ है वो हम उसकी डेट लिखेंगे। देन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं हुई थी प्रेगनेंसी, डिलीवरी या पिपेरियम के टाइम पे, यदि हुई थी तो हम लिखेंगे। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इफ़ एनी, यदि किसी प्रकार का टर्मिनेशन हुआ है प्रेगनेंसी का मदर का तो वो क्यों हुआ है वो लिखेंगे, पहले लिखेंगे यस, फिर उसके बाद उसका रीज़न भी स्पेसिफाई करेंगे। फिर मीनोपॉज, मीनोपॉज उस अवस्था को बोलते हैं या उस स्टेज को बोलते हैं जब महिलाओं को पीरियड्स आना रुक जाता है। ठीक है, 55 साल के बाद 55 से 60 साल की उम्र नॉर्मल है, उसके बाद रुक जाते हैं पीरियड्स आने।
फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में एज एट स्टार्टिंग वर्क, किसी भी जो भी जॉब या कोई भी काम जब पेशेंट ने पैसे कमाना शुरू किया या काम करना स्टार्ट किया तो उस समय उसकी उम्र क्या थी। फिर जॉब्स हेल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले क्या जॉब थी, फिर उसके बाद क्या जॉब लगी, फिर तीसरी चौथी जो भी ऐसी जॉब थी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे। उसके बाद रीज़न्स फॉर चेंजेस, यदि चेंज हुई है जॉब तो उसके रीज़न्स क्या हैं, क्या उसका रीज़न है। फिर करंट जॉब सेटिस्फेक्शन, अभी फ़िलहाल जो काम कर रहा है पेशेंट उसमें उसका क्या सेटिस्फेक्शन है या नहीं है लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री, तो इसमें हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसका टाइप ऑफ मैरिज क्या है, ठीक है, सेल्फ चॉइस है या फिर अरेंज मैरिज है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, कितने साल हो गए हैं मैरिज को। इंटरपर्सनल एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी कि जो साथ में स्पाउस है पेशेंट का उसके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, सेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फैक्ट्री है, हम लिख सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स तो नहीं है, यदि पेशेंट बताता है तो हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे, नेक्स्ट है हमारा प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस तरीके से है, एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। यूज़ ऑफ लेजर टाइम, जो फ्री टाइम होता है पेशेंट का वो क्या क्या करके यूज़ करता है, गेम्स खेल के या टीवी देख के या जो भी। प्रीडोमिनेंट मूड कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, चीयरफुल है, तो हम लिखेंगे जो भी है। फिर यूजुअल रिएक्शन टू स्ट्रेसफुल इवेंट, क्या रिएक्शन रहता है पेशेंट का किसी भी प्रकार के स्ट्रेसफुल इवेंट्स से। उसके बाद नेक्स्ट प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी में ही कंटिन्यू है एटीट्यूड टू सेल्फ एंड अदर्स, खुद के लिए और दूसरों के लिए कैसा एटीट्यूड है। नेक्स्ट एटीट्यूड टू वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम के लिए और जिम्मेदारियों के तरफ क्या एटीट्यूड है पेशेंट का। उसके बाद रिलीजियस बिलीफ एंड मॉरल एटीट्यूड, किसी प्रकार का अगर पेशेंट बता रहा है कि उसके रिलीजियस बिलीफ ऐसे हैं या उसका मॉरल एटीट्यूड इस तरीके से आप असेस कर पा रहे हो तो वो आप लिखोगे। फिर फैंटेसी लाइफ, पेशेंट डे ड्रीमिंग तो नहीं करता, बहुत ज़्यादा सुहावने सपने तो नहीं देखता जो सच नहीं हो सकते, ऐसी चीज़ों के बारे में तो नहीं सोचता, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन तो नहीं करता, डे ड्रीमिंग वगैरह जो है अगर है तो हम उसके बारे में डिटेल्स लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट है हैबिट्स, आदतें। हैबिट्स में पहला है ईटिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न कैसा है पेशेंट का, रेगुलर है या फिर इर्रेगुलर है। नेक्स्ट एलिमिनेशन कैसा है पेशेंट का, रेगुलर है या इर्रेगुलर है। फिर उसके बाद स्लीप कैसी आती है, रेगुलर आती है या इर्रेगुलर है, वो हम लिखेंगे। और लास्ट में यूज़ ऑफ ड्रग्स, टोबैको या अल्कोहल, यदि पेशेंट किसी भी प्रकार की ड्रग्स लेता है, टोबैको का यूज़ करता है, अल्कोहल का सेवन करता है या स्मोकिंग करता है तो वो हम लिखेंगे। तो आई होप ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि कैसे आप किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट का आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे डिटेल में। थैंक यू।